मूवमेंट को एनर्जेटिक किया है। रिवाइव की बात तो नहीं, वैसे एनर्जेटिक कुछ इसकी बहुत कमजोर असहायता हो गया था, इम्यूनाइजेशन की कमतरता थी, इसके रिनोवेट की कमतरता थी, और रिविटलाइजेशन, रिवाइटल का कैप्सूल आता ना जैसे, ऐसे रिविटलाइजेशन की भी जरूरत थी। और जब मूवमेंट कमजोर होकर उसे ताकतवर बनाने की बात है तो उसे हमें जवान भी बनाना चाहिए। इसलिए रिजुविनेट करने की भी जरूरत थी कि पौष्टिकता मूवमेंट को मिले, मूवमेंट को का नाविन्यपूर्ण नजर आए कि भाई हाँ कुछ तो नया है, अपनापन जैसा भी है। मराठी में हवा हवा से बांटतो, ऐसा लगना चाहिए कि ये तो होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। रिवाइटल पुनर्सशक्तिकरण सा हो कि कमजोर से उसको शक्ति बहुत बढ़ती जाए। पौष्टिक आहार ही नहीं देने का, पौष्टिक आहार से जिंदा रहेगा जिससे, और उसे सशक्तिकरण भी होना जरूरी है, और उसे फिर जवान भी बनाना। क्योंकि आज हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में जो हम 90 के दशक में स्लोगन लगा रहे थे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये नारा जब साहब की जबान से निकल रहा था, पूरे देश में एक नव चेतन से छाया। आज किसी में वो नारा लगाने की हिम्मत नहीं, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल। मैं पक्षपात, आलोचना, द्वेष, घृणा, जलन, ईर्ष्या से मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये मेरे मन में, शरीर में मैंने त्याग दिए हैं। इन पर कंट्रोल पाने की मैंने भरपूर कोशिश की है। कहां तक मैं हो पाया हूं, क्योंकि मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई मेरा कंपटीटर नहीं है, सहयोगी कंपटीटर नहीं होते। मैं आप लोगों का सहयोग देने के लिए आया हूं, तो नेचुरल है कि मुझे आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, मैं लेना भी चाहता हूं। और इस बात को ध्यान में रखें, साहब के बीमार पड़ने के 15 साल के बाद, 13, 15, 18, 2018 में हमने एक बेसिक क्वेश्चन डिसाइड किया, अपने आप से पूछा, कैन वी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज एंड रिजुविनेट अम्बेडकर? क्या हम अम्बेडकर विचारधारा को, फुले साहे अम्बेडकर का नाम, इनकी विचारधारा का नाम जो अम्बेडकरिज्म रखा है, इस विचारधारा को का पौष्टिकरण कर सकते हैं, उसका नवीनीकरण कर सकते हैं, सशक्तिकरण कर सकते हैं, और क्या यौवनीकरण कर सकते हैं? ये प्रश्न हमने अपने सामने रखा, और तब कहीं इन 5 सब्जेक्टों की खोज हो पाई कि इसको आधार बनाकर मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको आधार बनाकर मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकल भी किया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से काम नहीं, हम तो प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी के लेकर चलने वाले प्रैग्मेटिज्म के अनुयायी हैं। बाबा साहब की विचारधारा के बहुत सारे तरीके से विश्लेषण करते हैं, हम उसे एक्शन आइडियोलॉजी कहते हैं, इसीलिए हम अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं। एक्टिविस्ट एक्शन आइडियोलॉजी है, इससे जो प्रोडक्ट, जो कार्यकर्ता निकलता है, उसे एक्टिविस्ट कहते हैं कि जो एक्ट करने पर ज्यादा विश्वास है, थ्योरी के एक्सप्लेन को अपने एक्शन से एक्सप्लेन करता है। साथियों, इन 5 सब्जेक्टों में जब हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे, इस सब्जेक्ट की ढूंढ कर रहे थे, सोच रहे थे कि किस प्रकार से बात संभव है, तब हमने अपने आप से पूछा कि रिकंस्ट्रक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो क्या हमारे सामने कोई मॉडल है? किस प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं? कोई तो री मॉडल इतिहास में होना चाहिए।
तो बाबा साहब को ही पढ़ते समय, फुले को भी पढ़ते समय हमें इतिहास पर देखने की नजर। जहां महात्मा फुले बलिराजा की कल्पना को एक्सप्लेन करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बलिराजा का महत्व प्रतिपादित करते हैं, वहां वो अशोक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके वो 1890 में हमारे बीच से चले और अशोक का कहीं उस समय अता पता प्रचार में नहीं था। 1834 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। 1877 के आधार पर अंग्रेजों में पुस्तकें हैं, यहाँ से रिपोर्ट बनाकर ब्रिटेन के सेक्रेटरी जनरल फॉर इंडिया उसको रिपोर्ट सौंपते गए। सेक्रेटरी जनरल फॉर इंडिया मतलब ब्रिटेन में हर स्टेट के, जब ब्रिटेन ने 1857 में विद्रोह के बाद इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन करके अपना शासन लिया, डायरेक्ट ब्रिटेन की रानी का शासन हुआ, क्योंकि पहले तो व्यापारी शासन कर रहे थे। व्यापारियों को ब्रिटेन की सिटीजनशिप के अनुसार गवर्न होना था, उन्होंने टेकअप किया, तब उन्होंने अलग अलग अधिकारियों को भेजना। 1757 की बात से 1858 की लड़ाई, 57-58 के, और फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन। इसी बीच में यहाँ पर उत्खनन को जानने के लिए कि ईस्ट को कैसे जाना जाए, क्योंकि वेस्ट तो बहुत परिवर्तनशील है, ईस्ट इज अनचेंज्ड। वो पहले भारत और भारत से आगे ईस्ट की तरफ के सारे देश को अनचेंज मानते थे। अनचेंज इंडिया, संदर्भ दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी क्योंकि बहुत सारे संदर्भ रखे हैं। अशोक को उत्खनन में जैसे ही उन्होंने रीड कर पाए, और लगभग 75-76 1875-76 में वो भाषा को पढ़कर इंटरप्रिटेशन करके ब्रिटिश को रिपोर्ट सौंपने लगे थे। मेरे पास 1877 की रिपोर्ट है जो सेक्रेटरी जनरल को भेजी गई, और उसमें अशोक के जितना शिलालेख उस समय तक आए थे उसका उत्खनन हुआ और उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। उस समय पटना में, कि पटना का कॉलेज था एक, सत्ता कहां से चल रही थी? बंगाल से। कलकत्ता में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर था, मतलब कैपिटल थी, मतलब इंडियाज कैपिटल उस समय कलकत्ता थी। ये तो 1913 के बाद दिल्ली ट्रांसफर हुई, मतलब पार्लियामेंट बनाई गई। उससे पहले कलकत्ता से शासन प्रशासन चल रहा था। तो उन्होंने, और हेडक्वार्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आज भी कलकत्ता ही है, ऑल ओवर इंडिया का। दिल्ली हम बोलते हैं, और लेकिन सारी जगह कलकत्ता में। वहां से लिखान प्रकाशित हुआ। 1877 के पटना कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसने इंडिका में, उस समय इंडिका नाम की किताब नहीं मिल रही थी जिसमें यात्रियों का, जो अशोक के समय में और अशोक के बाद जो यात्री यहाँ पर आए वेस्टर्न के, उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिख छोड़ा था, वो इंडिका के नाम से प्रकाशित हुआ। इंडिका ओरिजिनल तो नहीं है, पर लेकिन कहीं अवशेष के रूप में उपलब्ध है, वो भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके वो भी प्राप्त की। पब्लिकेशन मिलता नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छी सुविधा दे दी इंटरनेट ने। इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन के युग में छांट छांट के कुछ अच्छा ढूंढ पाए, ये हमारी काबिलियत होना चाहिए। हम अपने इतिहास को, अगर आपको पुस्तकें नहीं मिल रही हैं तो इंटरनेट से आप बहुत सारी चीजें डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं।
और 1950 से पहले की तो, क्योंकि 50 साल के बाद कॉपीराइट, पेटेंट राइट होता है, वो समाप्त हो जाता है, कोई भी उसका यूज कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। तो आज से 50 साल पहले तक की किताबें, उसमें जॉन डेबी भी आ जाते हैं। ब्रिटिश का अशोक के समय के लिखे हुए प्रकाशित आ जाए, टी.डब्ल्यू. राइट्स, बी.ए. स्मिथ, बरुआ, बी.एम. बरुआ। 1950 से पहले इन लोगों ने अशोक के बारे में अद्भुत लिखान किए, अद्भुत लिखान किए। और उसमें अधिकांश राइटर्स ने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण दिया, जो मेरे को सबसे ज्यादा अपील की है। अशोक इज रेलेवेंट टुडे, यानी 1823 में पुस्तक लिखी, उसमें लिखते हैं अशोक इज स्टिल रेलेवेंट टुडे। 46 में लिखी अशोक इज रेलेवेंट टुडे, यानी उसने 1950 से पहले जितना भी साहित्य लिखा गया अशोक के ऊपर, ये बात को इतिहासकारों ने बार बार रिपीट किया कि इट इज स्टिल रेलेवेंट टुडे। जो 1950 के दशक में रेलेवेंट है, और 1950 में सबसे बड़ी रेलेवेंट तो आज 70 साल के बाद भी हमारा संविधान है। संविधान आज भी रेलेवेंट है। मनुवादी उसे रेलेवेंट नहीं मानते हैं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। मनुवादी संविधान को रेलेवेंट नहीं मानते आज, वो संविधान को मानने को मजबूर है, उनकी मजबूरी है। क्योंकि कहा जाता है बाबा साहब जिंदा में जितने खतरनाक नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, महापरिनिर्वाण के बाद ज्यादा पावरफुल। इसी के साथ साथ आज संविधान भी, जितना भी हनन हो रहा है संविधान का, जितना भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, संविधान में उसी प्रकार की ताकत का उछाल भी आ रहा है। सारी संस्थाओं का इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है कि ये संस्था सही है या नहीं, एग्जीक्यूटिव सही तौर से संविधान के लिए इंप्लीमेंट करने वाली है या नहीं, पार्लियामेंट सही ढंग से पार्लियामेंट के तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, जुडिशरी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, मीडिया सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी संस्थाएं जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा दी, उन सारी संस्थाओं का पर प्रश्न चिन्ह तो लगा है। हम उसको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोले, आज उसके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत कई गुना बढ़ गई। हमारी एक ताकत निकलती है इससे, जब क्योंकि हम जुडिशरी को कभी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। आज पक्ष विपक्ष में बहुत सारे डिसीजन होते हैं, रिजर्वेशन के ऊपर जो डिसीजन आए हैं, फ्रीडम और लिबर्टी के ऊपर जो डिसीजन आए हैं, उसमें फंडामेंटल राइट्स पर जो डिसीजन आए, उस पर हर आदमी को सोचने को, हर इंटेलेक्चुअल को सोचने को बात होना पड़ता है। पार्लियामेंट ऐसे काम करती है, कैसे काम करती है? कहीं जो तकलीफ है लोगों की, लोग हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, पार्लियामेंट में वॉइस भी नहीं निकलती है, होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। ये सारी चीजों का रिकंसिडरेशन हो रहा है। रिकंसिडरेशन होगा तो री अप्रोच होगी, नए ढंग से सोच विचार होगा। इन बातों पर हम जब गौर कर रहे थे और रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो हमारे सामने मॉडल ढूंढने की चेष्टा हुई, और मॉडल ढूंढते ढूंढते हम अशोक तक पहुंचे, और हमने महान अशोक, सम्राट अशोक नहीं बोला, क्योंकि सम्राट वो अशोक घोड़ा निकाल देते थे, चलाते थे, उस पर मतलब अशोक ने कभी घोड़ा नहीं निकाला, वो चक्रवर्ती नहीं बना, और अभी चक्रवर्ती अशोक दिखाने की कोशिश कर रहे, ये भी करप्ट करने का तरीका। चक्रवर्ती अशोक, इट इज ए करप्ट नेम। देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक राजा। अब मनुष्य इतना पीयूष बन जाए कि जो एक आइडल इंडिविजुअल के अंदर गुण होना चाहिए, वही तो देव कहलाता है। आदर्श इंडिविजुअल से को प्रिय इस प्रकार का अशोक ब्राह्मणों का प्रिय नहीं है,
ब्राह्मण प्रिय अगर होता तो ब्राह्मण प्रिय बोला जाता। अशोक आइडियल पर्सनालिटी, जो अधिक से अधिक उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, उनमें वो पूजनीय, आपुलकी का कारण बना। ये अशोक को जब हमने अभ्यास किया, परखा, और उसमें बार बार इस चीज को हमको पढ़ने को मिला कि अशोक इज स्टिल रेलेवेंट टुडे। 1950 के हर इतिहासकार में, वी स्मिथ हो, महफिल हो, बरुआ हो, टी.डब्ल्यू. राइड हो, ये उस समय के विद्वान कहलाते थे, इतिहास के उच्च कोटि के लोग थे। ये लोगों ने अशोक को अपने समय में रेलेवेंट बनाया, माना। वो हमको ढूंढने की चेष्टा हुई कि अशोक अगर 1946 में रेलेवेंट है, 1928 में रेलेवेंट है, जिसे भारत के इतिहास से जड़ मूल से नष्ट करने की पूरी कोशिश कर दी गई, बिटिया मेट कर दिया था, एक एक अस्तित्व को नष्ट कर दिया था। वो 84,000 शिलालेख कहाँ है? वो अस्तित्व नष्ट हुआ, लेकिन उत्खनन से वो फिर जिंदा हो गया। और जिसने उसे मारा, अशोक को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश किया, जिस विचारधारा से बाबा साहब ने उसे परखा, पहचाना। इसलिए उनको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली 1927 में, 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति को जलवाया। ये लिंकेज हम इतिहास के संदर्भ में देख रहे थे, हमें बहुत सरप्राइज लगा। और 25 दिसंबर 1927 को हमने बाबा साहब के द्वारा कॉन्सेप्चुअल बर्थडे ऑफ अशोका द ग्रेट मान लिया। पे बैक टू सोसाइटी में अशोक को 25 दिसंबर अशोक को कॉन्सेप्चुअल बर्थडे, जैसे बुद्धा का बर्थडे वैसाख को पड़ता है, गुरु नानक जी का जन्मदिन 30 नवंबर को आ रहा है। इस प्रकार के अशोक के महापुरुष का आज भी दिन नहीं निकाल पा रहे हैं, डेट नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए हमें कॉन्सेप्चुअल बर्थडे का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उसकी वर्थ की ईयर निश्चित नहीं है तो डेट निश्चित नहीं हो सकती। मैं बहुत नम्रता के साथ जिन लोगों ने अशोक का जन्म तिथि ढूंढने की कोशिश किया है, उनसे मेरा विनम्र है कि इतिहासकार आज भी अशोक के जन्म वर्ष पर निश्चित नहीं हो पाए हैं, और उसकी मृत्यु का वर्ष भी टेंटेटिवली निकाला है, अनुमानता ही निकाला है, फैक्चुअल नहीं है। तो 232 पर किसी को डिस्प्यूट नहीं है उनकी निर्माण के बारे में, महापरिनिर्माण के बारे में, लेकिन जन्म के बारे में आज भी डिस्प्यूट है। इसलिए हमें अशोक का कॉन्सेप्चुअल बर्थ ऑफ अशोका द ग्रेट मानना पड़ा। और हमने साल गिनने की कोशिश की तो आज से 2300 साल ले लीजिए आप, कम से कम 2300 साल। अभी 2000 तो ये है, और 300 साल और हैं, 20 साल इधर निकलते हैं तो 2300 नहीं 300 बीसी के आसपास अशोक का जन्म हुआ। 300 बीसी में 300 कोई 4 बोलता है, 302 बोलते हैं, कोई एक 297 बोलता है, और कोई 295 बोलता है। मैंने मोटे तौर पर कैलकुलेशन किया कि अगर डिस्प्यूटेड भी होता है तो हम 295 अशोक का जन्म वर्ष मानकर भी चलें तो भी कैलकुलेशन हमारा बन जाता है। उसके बच्चों का पैदा होना, राजसत्ता में आना, कलिंग युद्ध वगैरह की लड़ाई लड़ना, वो सारी डेटें उसके साथ वेरीफाई हो जाती है। इसलिए हमने अपने कैलेंडर पर अशोक की जो जन्म तिथि, जो मेरे पीछे आप अशोक देख रहे हैं, दूर रखा था पहले, अभी नहीं दिख रहा अशोक। अशोक का कैलेंडर हमने महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग ने 2005 में प्रिंट किया था। उसकी प्रतियां आज भी मेरे पास उपलब्ध है। और जो आप हमारे फोटो में अलग अलग जगह अशोक का चित्र देख रहे हैं,
वो फोटो हमने बहुत सैद्धांतिक तौर से उसको मान्यता देकर कि ऐसा अशोक होना चाहिए, इतना वैभवशाली होना चाहिए, संपन्नता होना चाहिए, वैभव संपन्नता होना चाहिए। राज की जनता खुशहाल है तो राजा का भी वैभव नजर आना चाहिए। तो हमने अशोक के राज्य को रिकंस्ट्रक्शन का कि उसने सोसाइटी को कैसे रिकंस्ट्रक्शन किया है इसको देखने की कोशिश की, तो हमें वो बातें जॉन डेवे से तो मिली हैं, बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत से सेम टू सेम मिलना शुरू हुई। और हमारे पास अगर एक खाका हिस्ट्री का सपोर्ट मिल जाए और अशोक को अगर हम हिस्ट्री का सपोर्ट मान के पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित कर ले जाए, अभी अशोक स्थापित नहीं हुआ। बाबा साहब ने शुरुआत की कि 4 सिंहों का सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, 4 सिंहों वाला एम्बलम को राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करा लिया, चक्र को झंडे में स्थापित करा लिया। और भी बहुत जगह उन्होंने उसके अवशेष छोड़े हैं, उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन आज भारत में अशोक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया और उसकी के जगह जो कमजोर हो चुका था, राम राज्य कृष्ण राज्य वगैरह की व्यवस्थाएं जो कमजोर हो गई थी, विषमतावादी व्यवस्थाएं कमजोर हो गई थी बाबा साहब की वजह से, आज वो फिर से मजबूत हो चली। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाउ टू एस्टेब्लिश अशोका द ग्रेट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हाउ टू एस्टेब्लिश अशोका द ग्रेट। साथियों, ये चैलेंज नहीं है, सादा सादा चैलेंज बोलते हैं ना, ये हरकुलियन टास्क है, हिमालयन टास्क है और इसके साथ साथ अपहिल टास्क भी है, क्योंकि कोई हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा। जिन्हें हम अम्बेडकराइट पार्टियां भी बोलते हैं ना, अम्बेडकराइट संस्था भी बोलते हैं, ये भी हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगी, क्योंकि वो जब तक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ये कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते, तब तक वो सम्राट अशोक को समझने से परे रहेंगी। इसलिए उनसे निकट भविष्य में समर्थन की अपेक्षा करना, सहयोग की, सहकार की अपेक्षा करना हमारी गलती हो जाएगी। पर उनसे हमें किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है अपने साथियों से। अशोक को, इस महान अशोक को 21वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश करने का जवाबदारी हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथियों की है। और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथियों का मतलब इस देश की निर्माण हो रही कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास की जवाबदारी। मेरी बात को जो अलग अलग फंक्शन के लिए अपनी जवाबदारी संभालने जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखें, बाबा साहब ने आपसे क्या अपेक्षा की थी, इसलिए उन्होंने बोला था इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दी, नहीं दिया होता तो क्या किया होता, इंटेलिजेंस बनते, इंटेलिजेंस क्लास भी बनते तो क्या किया होता है, समाज पुनर्निर्माण किया होता। पर लेकिन मॉडल कहाँ है? आपको मॉडल अशोक से ही मिला, क्योंकि बाबा साहब अपने लिटरेचर में इसकी बहुत जगह, एक नहीं, एनिलेशन ऑफ कास्ट में तो जिक्र किया है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन टू द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास, हिंदुइज्म, रिडल ऑफ हिंदुइज्म, ऐसे ना जाने कितने ग्रंथों में बाबा साहब ने जो एनिलेशन ऑफ कास्ट में दोहराया है, वो अलग अलग ग्रंथों में दोहराया कि एक ही पीरियड था इस देश में जो फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी का पीरियड था, और वो पीरियड मौर्य यानी अशोकास पीरियड, जिसमें अशोक ने वर्ण व्यवस्था को एनिलेटेड ही, जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट वर्ड यूज किया, बाबा साहब बोलते कि अशोकास हैड कंप्लीटली एनिलेटेड द चातुर्वर्ण, 4 वर्ण की व्यवस्था को अशोक ने पूरी तरह से जड़ मूल से नष्ट किया। वर्ण नाम की संस्कृति नहीं रह गई थी, ये अपने आप को देखो, वर्ण संस्कृति नहीं रह गई थी।
तो फिर जात की संस्कृति कहाँ टिकती? क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि वर्ण को नष्ट करना 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जाति को नष्ट करने जैसा। वर्ण के को नकारना और बहुजन समाज को शूद्र, खासतौर से ओबीसी में, कि आप शूद्र कहना छोड़ दीजिए। इफ यू से शूद्रा, और हमसे अपने आप को अति शूद्रा, हम उस विषमतावादी व्यवस्था के पार्ट बनते हैं। कांशीराम जी ने उन्हें ब्राह्मण बात भी नहीं बोला। एक नया शब्द उन्होंने इजाद किया था, आविष्कार किया था, उसकी चर्चा बहुत कम होती, वो है हिंदुवता। मानवता के अगेंस्ट ये हिंदुवता। हिंदुत्व में ता और जोड़ दिया जाए तो हिंदुवता। ये हमको यहां से, इसके विरुद्ध हमें सोशल रिवोल्ट करना है। हमारे रिवोल्ट का टारगेट हिंदुवता है, जो विषमता, वैमनस्यता से ग्रसित है। 90%, 95% मानवता को नुकसान पहुंचाता है, 5%, 10% को ही फायदा में लिमिट। बाबा साहब ने इसमें एक और बात बोली, इसको वर्ण, चातुर्वर्ण को एनिलेट करते समय जो स्थिति हुई, बहुजन समाज अपने बलबूते पर, अपने अंदर एनर्जी डेवलप करके, थिंकिंग, टैलेंट, एक ये इलाइट क्लास बनकर, इंटेलेक्चुअल क्लास बनकर इमर्ज हुआ अपने बलबूते पर, और इस देश का हुक्मरान बना। ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने बलबूते पर इंटेलेक्चुअल क्लास बनकर इस देश का हुक्मरान बनना है। पहला सबक तो बाबा साहब के उस कोटेशन से ये मेरे को मिलता है। 21वीं शताब्दी में हमें अपने बलबूते पर, अपने दम पर फिर इकट्ठा होना है। हमें शूद्र अति शूद्र का बोलना भी छोड़ देना होगा, क्योंकि वो हिंदुवता का भाग है। हिंदुवता का भाग है। हम इसे और कह सकते हैं वो मनुवाद का भाग। मनुवाद और हिंदुवता, ये दो शब्द कांशीराम जी बार बार करते थे। ब्राह्मणिज्म शब्द का प्रयोग भी वो बहुत कम करते। और हमारे पुराने साथी जो हैं मूवमेंट के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, उन्हें महानायक कांशीराम जी के इन शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान हो। इसलिए जो हमने अपने आप से प्रश्न रेज किया, कैन वी ह्यूमनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज, रिजुविनेट अम्बेडकरिज्म, इस प्रश्न को हमने अशोक के मॉडल को देखा तो हमें शक्यता नजर आई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नजर आई, और लेकिन काम पराक्रम की तरीके से करना होगा, जैसे अशोक ने पराक्रम किया। बिना एक्सट्रीम एफर्ट्स किए बिना कठिनता को नहीं जीता जा सकता। अपहिल टास्क को पार नहीं पाया जाता है, अपहिल टास्क को नहीं जीता जा सकता है बिना पराक्रम के। आपको पराक्रम करने के लिए तैयार हो। इस देश में बहुजन समाज के बुद्धिजीवी से पराक्रम करने की गरज है। उन्हें तोप, तलवार, बंदूक नहीं चलानी है। उन्हें केवल अपने ब्रेन का, माइंड का इस्तेमाल करके कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास में जुड़कर इस देश का नया भविष्य निर्माण करने का प्लान, प्रोग्राम बहुजन समाज तक कम्युनिकेट करना। बहुजन समाज तक आपके विचार कि आप कॉपरेशन से ताकतवर बन रहे हैं, तो नीचे के लोग भी समझेंगे कि कॉपरेशन से ताकतवर बन। बाबा साहब का ये सेंटेंस कि वो लोग अपने बलबूते पर, they came their own and become the governing community of this India.
केम देयर ओन, अपने बलबूते पर इमर्ज हुए, अपने बलबूते पर राइज हुए और इस देश के हुक्मरान बने और जगह जगह अलग अलग स्टेटों के इंचार्ज, महामात्र, गवर्नर, कलेक्टर, विजिलेंस, इस प्रकार की जवाबदारी, हेल्थ, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे बात मतलब शासन प्रशासन के होते हैं, डिफरेंट अंगों का निर्माण हुआ, वहां फैल गए। एक ये चीज को ध्यान में रखा जाए तो ये सादा सादा क्वेश्चन की इतनी ताकत आ गई थी तो सम्राट अशोक का शासन नष्ट कैसे हुआ, ये हमारे साथी आने वाले 5 दिन के लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अशोक बना कैसे, हमें निर्माण कैसे करना है, उसने कैसे निर्माण किया, तो उसके शिलालेखों का अभ्यास करके हम बहुत कुछ खोज सकते हैं और नया अशोक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो अभी तक इतिहासकार नहीं कर पाए हैं। वो अशोक को हमें 21वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश करना, मैं अकेला नहीं कर सकता, हमारे नेशनल के एग्जीक्यूटिव में हैं, वो नहीं कर सकते। आज 72 लोग हैं, 100-200 लोग नहीं कर सकते, ये लोग मिलकर भी अशोक को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इसके लिए तो एक प्रक्रिया को जन्म देना होगा, जो ये प्रक्रिया सैकड़ों में बदले, सैकड़ों से हजारों में बदले, हजारों से लाखों में बदले, लाखों से करोड़ों की तरफ मार्च करने को निकल पड़े। इस प्रक्रिया से अशोक एस्टेब्लिश, अशोक एक प्रक्रिया से एस्टेब्लिश हुआ और इसकी शुरुआत हमने योजना के तहत जो बनाई, आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात समाप्त भी करूंगा, और लेकिन ये चीज आप लोगों को समझाना जरूरी था। लेकिन अशोक ने वर्ण व्यवस्था को जड़मूल से कैसे नष्ट कर दिया, ब्राह्मण जिंदा रह गया, ब्राह्मण वर्ण नष्ट हो गया था, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बनिया वर्ण, शूद्र वर्ण, ये वर्ण नाम की संस्कृति गायब हो गई थी अशोक के समय। फिलोसफर के रूप में अलग अलग नाम से पाषंड, विद्वान, निगंध, जैन, गोपाल, ऐसे ना जाने कितने फिलोसफर स्कूल ऑफ थॉट थे, 17-18, वो मतलब जिंदा रह गए थे। स्कूल ऑफ थॉट, फिलोसफी जिंदा रहना चाहिए, इस सिद्धांत में बाबा अशोक ने ब्राह्मणों की फिलोसफी को भी जिंदा रहने दिया, तो फिलोसफी के लिहाज से ये अपने आप को जिंदा। लेकिन जिनके धंधे मार गए हों, ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण समाज एज ए व्यक्ति और एज ए समाज, उसका धंधा पूरा चौपट हो गया था। देवी देवताओं के पाखंड इस देश से गायब हो चुके थे, कोई पाखंड नहीं रह गए थे, बलि प्रथा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। जब बलि प्रथा बंद हो सकेगी तो घोड़े को मार कर खाएंगे कैसे ये? वो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा घूमेगा, फिर उसको अशोक ने वो अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया को भी नष्ट कर दिया। इसकी साहित्यकारों ने 1950 से पहले जितने भी साहित्य इतिहासकार हुए, उन्होंने बार बार इस चीज को रिपीट किया कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई वर्ष से, जन्म से कोई श्रेष्ठता नहीं मिली थी। ब्राह्मण को जैसे जन्म से श्रेष्ठता मिल जाती है, इसे प्रीस्टहुड की कोई श्रेष्ठता नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था। क्षत्रिय वर्ण का कोई सपोर्ट नहीं था, व्यापारी वर्ण का नहीं। जन्म से जो गुण हमको वारसा मिल जाता है, वो जन्म से हमारे साथ कुछ सुपीरियरिटी आ जाती है, वो चीज अशोक के साथ नहीं थी। वो राजा था, लेकिन उसने लेमैन की तरीके से काम किया। ये इतिहासकार लिखते हैं, अशोक राजा था पर
he was much more a layman. वो इस प्रकार से सोचता था। ये चित्र अशोक का समाज के सामने नहीं आया। इसलिए हम अशोक को 21वीं शताब्दी का रेलेवेंट अशोक, समयोचित, उपयुक्त, आज के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। 2-3 बातों का मैं हिंट देकर अपनी बात उस बात का क्लोज करूंगा। उसमें पहले तो यह है, आज अशोक इतने हमारे बीच में राजा हुए। अशोक के बाद फिर किसी का आता है तो अकबर का राज आता है, पोप का राज आता है, और बहुत सारे फॉरेन में बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, तानाशाह हुए हैं, विस्तारवादी किंग हुए हैं। अशोक के सामने सब फीके पड़ते। और अशोक उन इतिहास में तमाम शासकों में, राजाओं में ध्रुव तारे की तरह से चमक, मतलब उसके सामने सभी तारे की रोशनी कम है। अशोक के साथ उसका उजाला सबसे ज्यादा है। इस तरीके से अशोक को इतिहासकारों ने तो एस्टेब्लिश किया, पर बहुजन समाज में अशोक आज भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। इसलिए हमें अशोक को जनता के बीच में, इंटेलेक्चुअल के बीच में और जनता के बीच में, बहुजन समाज के बीच में कैसे ले जाना, तो उसे एक लेमैन की तरीके से प्रोजेक्ट करना होगा। खासतौर से उनकी आलोचना कलिंग युद्ध के ऊपर बोली जाती है कि वो हिंसक था। बिहार, पटना तो अशोक के, उज्जैन, कश्मीर तक अशोक का राज था। इधर साउथ के कर्नाटक और कुछ हद तक तमिलनाडु के क्षेत्र को छू रखा था। चोल, पांड्या वगैरह रह गए थे। लेकिन उस समय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कलकत्ता, भुवनेश्वर, ये पट्टी थी। इसमें आंध्र प्रदेश का भाग भी समुद्र के किनारे वाला विशाखापट्टनम वगैरह ये समुद्र के किनारे हैं। भुवनेश्वर और झारखंड, ये मिलकर बनता है कलिंग। तो बंगाल का बंदरगाह, भुवनेश्वर का बंदरगाह, विशाखापट्टनम का बंदरगाह, ये उस समय व्यापार का क्षेत्र समुद्र था। रेलवे लाइन तो थी नहीं, हवाई जहाज थे नहीं। सबसे तेज गति से चलने वाला कोई था तो पानी के जहाज हुआ करते थे, पानी की नाव हुआ करती थी, जो अगर हवा मिल जाए तो वो घोड़े से भी तेज दौड़ सकती थी, भाग सकती थी हवा की तरीके से। तो व्यापार समुद्री मार्ग से था, और किसी राज्य का विदेशों से व्यापार का सिलसिला और जनता को कल्याणकारी राज्य में बदलना हो तो व्यापार को तो बढ़ावा देना होगा, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता और कृषि सशक्त हो सके, किसान सशक्त हो सके, मजदूर सशक्त हो सके, उनको काम धंधा भी मिल सके, और हमारा यहाँ की जो उत्पन्न चीजें विदेशों में जा सके और विदेश की चीजें हमारे पास आ सके। हमारे पास जो चीज अधिक है वो हम विदेश को दें, जो हमारे पास कम है वो हम विदेश से। ऐसा नहीं हमारे पास ज्यादा जितनी चीज है हमारे को पूरा ना पड़े, हम पूरा का पूरा विदेश को बेच दें व्यापार के दृष्टिकोण से, और भारतीय की जनता को वो चीजें ना मिले, वो महंगी मिलने लगे। गेहूं, दाल, चावल, दूसरी चीजें उतने ही बाहर विदेश को जाना चाहिए जो भारत में सस्ती से सस्ती मिल सके। जो चीज प्रोडक्शन होता है भारत में वो 10 गुना चीपेस्ट होना चाहिए, और विदेश में वो 10 गुना महंगा बिकना चाहिए। रेवेन्यू सिस्टम अशोक का, इकोनॉमिक सिस्टम अशोक का, प्रशासन अशोक का, महिलाओं के कल्याण के बारे में उनका शासन अशोक का, तमाम अनछुए पहलू का वहां को बहुत नाम मात्र को हुआ है।
इसीलिए मैं 50 से पहले के 1950 से पहले के इतिहासकारों के लिखान को पढ़ने के लिए आप लोगों को आग्रह कर। इसमें महाराष्ट्र का एक हिंदू D.R. भंडारकर एक किताब, ये 1923 की पहली प्रकाशित है। 1898 में इन्होंने ये लिखना शुरू किया था। 1923 में पहला एडिशन, 1932 में दूसरा एडिशन और 2016 में 32 के बाद 2016 में ये रीप्रिंट हुआ। आप देखिएगा 1932 में दूसरा प्रिंट निकला इस किताब का। अब 2016 में आप सोच सकते हो कि 84 साल के बाद 84 के ईयर के बाद इसका रीप्रिंट हुआ। हमसे अशोक कितना छपाया गया। जब विदेशों के इतिहासकारों ने अशोक को लिखना ज्यादा शुरू किया, तब इसको प्रिंट करने की गरज हुई कि भाई हम ब्राह्मणों ने भी ऐसा लिखा है अशोक को। अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए फिर कहीं प्रकाशित किया। इसलिए हमें सजगता के साथ अशोक को रेलेवेंट बताकर समाज निर्माण करने को आसान करना, व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण। अब व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है? सम्राट अशोक इतना महान शासक कैसे बना? ये महान कल्याणकारी, परिवर्तनकारी और एक रेवोल्यूशन बोलना चाहिए। अशोक को हम एक रेवोल्यूशनरी के दृष्टिकोण से तो देखते ही नहीं है। इसने समाज व्यवस्था को बदल डाला, शासन करने की व्यवस्था को बदल डाला, धार्मिक व्यवस्था को बदल डाला, राजकीय व्यवस्था को बदल डाला, आर्थिक व्यवस्था को बदल डाला है। आर्थिक व्यवस्था को बदल डाला था उसने। इतना बड़ा परिवर्तन को हम उसको रेवोल्यूशन नहीं मानते? B.R. अम्बेडकर उसे भारतीय इतिहास में पहला ऑलराउंड रेवोल्यूशन मानता है, जो बिना खून खराबे से हुआ। कलिंग को जीतने के लिए राज विस्तार के लिहाज से वो जरूर था, क्योंकि अगर वो बंदरगाह, वो पोर्ट अगर अशोक को नहीं मिले होते तो वो विश्व के साथ व्यापार को इतना तीव्र गति से नहीं बढ़ा सकता। कि कुछ लोग कालीकट में से समुद्र के मार्ग से आते थे, कुछ सौराष्ट्र, जामनगर और भावनगर के रास्ते से आते थे, कुछ चेन्नई के रास्ते से आते थे, कुछ विशाखापट्टनम के रास्ते आते थे, कुछ भुवनेश्वर के रास्ते से आते थे, कुछ कलकत्ता के रास्ते से आते थे। अलग अलग देशों से ये लोग समुद्र के रास्ते से आते थे, पटना तक पहुंचते थे, वहां से वापस फिर व्यापार करके जाते थे। भारत के सारे कोनों से व्यापार हो रहा था। हम केवल बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से अशोक को देख लेते हैं। इसलिए ये व्यक्ति इतना कामयाब कैसे? अब मैं राजा नहीं बोल रहा हूं, उसे व्यक्ति बोल रहा हूं। अशोक नाम का व्यक्ति जो जनेऊ नहीं पहना था, उसे जनेऊ नहीं पहनाया गया, उसने जनेऊ पहना ही नहीं है। उसे जन्म का कोई भी वारसा नहीं मिला है। उनके पिताजी तो सुसीम को शासक बनाना चाहते थे, ये तो अपने दम पर सत्ता को छीना, विस्तारित करने की कोशिश की, जो भी अड़े आया उसको मार्ग से हटाया और ज्यादा से ज्यादा जनता को खुशहाल। कलिंग की जनता भी बहुत ज्यादा खुशहाल बनाई गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनता में जहां मारकाट हुई, लाखों लोग मारे भी गए थे, पर वो स्टेट, वो राज्य आखिर में बहुत खुशहाल राज्य भी बना और अशोक का सबसे चहेता राज्य बना। ये अशोक इतना बड़ा काम कैसे कर गया? मैं अक्सर अपने साथियों के बीच में एक बात बार बार बोलता आया,
बिना कठोर संकल्प के कोई भी व्यक्ति महापुरुष नहीं बन सकता। महात्मा फुले हों, साहू महाराज हों या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और हमने अपनी जिन्हें हयात में देखा है वो महानायक कांशीराम, कितने कठोर संकल्प किए, परिवार त्याग किया, अपने नाम से कोई अकाउंट नहीं बनाया, कोई संपत्ति नहीं जुड़ाई, और सब कुछ समाज को निर्माण करने में, समाज को तैयार करने में अपनी आयु लगा दी। बाबा साहब तो यहां तक भी बोले कि अगर मैं अछूतपन खत्म नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मार दूं। ये कठोर संकल्प थे हमारे महापुरुषों के। तो क्या अशोक बिना संकल्प के इतना काम कर पाया होगा? मैंने अभ्यास किया और अभ्यास से मेरे को जो मिला कि उसने 3 कठोर संकल्प किए थे। 3 कठोर संकल्प किए थे कि मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूं। जिसे उसने विस्तार के लिए यूज किया था उसको त्यागा। मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूं, ये मेरी पहली प्रतिज्ञा। अशोक का पहला प्रतिज्ञा ये मुझे समझ में आई। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता हूं। इन दोनों बातों को समझने के लिए युद्ध की नीति का त्याग करता हूं, इसका मतलब वो किसी भी ताकत के सामने सरेंडर हो जाएंगे। उन्होंने युद्ध की नीति का त्याग किया था। अगर उन पर कोई युद्ध थोपा जाएगा तो उसका वो प्रतिकार करने के लिए स्वतंत्र थे। अपनी ओर से कहीं आक्रमण नहीं करेंगे, विस्तार के लिए हम काम नहीं करेंगे। और अशोक ने विस्तार नहीं किया। अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग किया तो पूरी तरीके से प्रमाणित तौर से पालन किया। दूसरी प्रतिज्ञा, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या, जो बाबा साहब जिसके लिए फुले, साहू, अम्बेडकर, कांशीराम आज 20वीं 21वीं शताब्दी पर झगड़ते झगड़ते लड़ते लड़ते हमारे लिए कुर्बान हो गए, उस वैमनस्यता और विषमता वाली व्यवस्था को अशोक ने बोला, मैं इस विषमता और वैमनस्यता की व्यवस्था की नीति का त्याग करता हूं। मैं विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता हूं। इसका मतलब पदों के बंटवारे जो होंगे, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार या स्टेट का गवर्नर, इनमें पदों का बंटवारा नहीं होगा। एक दूसरे की जवाबदारी नहीं होगी, बिल्कुल कम ज्यादा जवाबदारी होगी। ये प्रशासनिक हर चीज है वो मेंटेन होगी, लेकिन विषमता नहीं होगी। मानव को मानव मानना पड़ेगा। मानव को मानव की कमतरता से देखना अशोक ने कठिनाई से इसे रोका और प्रतिज्ञा की कि मैं दूसरी प्रतिज्ञा, मैं विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता हूं। ये दो त्याग करता हूं, दो नेगेटिव प्लस थी उसकी, दो नकारात्मक प्रतिज्ञाएं थी। तीसरी प्रतिज्ञा वो अशोक की पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रतिज्ञा थी। मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, जिसने उसे समाज का रिकंस्ट्रक्शन और रीस्ट्रक्चरिंग करने को मदद किया। वो तीसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं समाज के कल्याणकारी राज्य के लिए, जनता को खुशहाल बनाने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा। प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा। आप इन तीनों प्रतिज्ञाओं को आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के शिलालेख में ये रिफ्लेक्टेड होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख में ये रिफ्लेक्टेड होती है। साथियों, ये 3 प्रतिज्ञा और अशोक के शिलालेख ही हमारे पास धरोहर है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमको साथ नहीं देता है, क्योंकि अशोक ने उसकी व्यवस्था को ही बदल दिया। लोग इस इंटरप्रिटेशन के लिए साथ लेते हैं, समझने के लिए, उस काल को समझने के लिए जरूर
उसे अभ्यास किया जाए। दुश्मन के हथकंडों को समझने के लिए भी उसको अभ्यास किया जाए। और अशोक को इंडिपेंडेंट अभ्यास करना, और अशोक को इंडिपेंडेंट अभ्यास करने के लिए हमारे पास जो है, एक तो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, लघु शिलालेख है, गुफा लेख है। दूसरा, विदेशियों के आने के बाद उन्होंने जो कुछ लिखा है वो है। व्यापारियों के संस्मरण है। विदेशों में अशोक के बारे में क्या कैसा लिखा गया है वो हमारे पास संदर्भ है। हमें किसी को फाइनलिटी में अंतिमता स्वीकार नहीं है, लेकिन अशोक के शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम उसका सहारा ले सकते हैं। हमारा आधार अशोक के शिलालेख, इसलिए अशोक के शिलालेखों का हम क्रमवार अभ्यास करेंगे। अशोक ने 2008 में कलिंग युद्ध की समाप्ति के बाद 2 साल के अंदर अंदर जो शिलालेख लिखे उसको 10वें अभिषेक के 10वें वर्ष बाद के शिलालेख कहते हैं। और ये सारे के सारे शिलालेख लघु शिलालेख है। ये सारे के सारे शिलालेख लघु शिलालेख है। और ये हमको अशोक का जो पहला प्रयास था, जिसमें उसने थिंकिंग स्किल को कंपलसरी बनाकर यूनिवर्सल और यूनिफॉर्मल एजुकेशन देकर एक समाज में 2 साल के अंदर जो परिवर्तन किया युद्ध की नीति को त्याग करने के बाद। क्योंकि किसी भी देश का शासन करना है तो उस देश की एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उसको शिक्षा और कठिनाई से उससे दूर की जा रही है। हायर एजुकेशन तो बहुत दूर हो गई है, प्राइमरी एजुकेशन नाम मात्र की हो गई है। एक सुनियोजित राज व्यवस्था का नीति है जो राम राज्य के नाम से कही जाती है, कृष्ण नाम से कही जाती है। कांशीराम जी उसका नाम हिंदू बता बोलते थे। हिंदू बता की नीति है कि कम से कम लोग सीखे हुए हों और इस देश का कंट्रोल करें और ज्यादा से लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम ले और विदेशों में अपनी शान को बखाने के हम भी आपके बरोबर हैं, हम देश के सबसे बड़े शासक हैं। साथियों, ये चीज को मैं जो ऑब्जर्वेशन के तौर पे आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये मेरी अंतिम बातें नहीं है। इस पर आप लोग अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे अमेंड कर सकते हो। मैं अशोक को समझने में कम पढ़ा हूं, ये मैं अपने आप को मानता हूं, पर जिस एंगल से मैंने देखा है उस एंगल से पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसमें एडिशन और अल्ट्रेशन कीजिए, फिर इसमें एडिशन, अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन कीजिए। वेलकम अशोक, लेकिन शर्त है कि आपको आज कोई भी विद्वान अशोक की सार्थकता को डिनाई नहीं कर सकता। अशोक की सामाजिक सामयिक उपयुक्तता, मतलब टाइमली इंपॉर्टेंस, रिसेंट रेलेवेंसी को नकार नहीं सकता। इसके 2 उदाहरण देता हूं। कथनी और करनी का फर्क करने वाले और कथनी और करनी का फर्क ना करने वाले। कथनी और करनी में फर्क नहीं था अशोक की पॉलिसी का, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारे मोदी साहब भी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस बोलते। मिनिमम गवर्नमेंट का अर्थ मोदी साहब क्या लगाते हैं कि जितनी डिपार्टमेंट है सब बेच दो, हमको कोई ज्यादा गवर्नेंस के लिए नहीं चाहिए। हमारे पास तो एक मिलिट्री का शासन रहे और होम डिपार्टमेंट रहे, विजिलेंस डिपार्टमेंट रहे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहे। इसके आधार पर हम जनता को कंट्रोल करते रहेंगे। डंडे के बल पर हम इनको भयग्रस्त समाज बनाकर इनका शोषण करते हुए इन पर राज करते रहेंगे। री इन्वेंशन ऑफ द राम राज्य, और इसके लिए वो प्रभावशाली सब प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। अशोक का जो स्ट्रक्चर उसने डेवलप किया था,
उस बहुत थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, अधिकारियों की फौज नहीं बनाई थी उन्होंने। अमुक अमुक एरिया में प्रदेश का इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट को, जैसे हम यूनिट बोल सकते हैं, गवर्निंग यूनिट, वो और उसके नीचे थे विलेज, छोटे छोटे विलेज, इतना ही स्ट्रक्चर था। आज इतने से ही वो गवर्न कर रहे थे, लेकिन गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा थी। मैक्सिमम गवर्नेंस किसे बोलते हैं? कि मैक्सिमम लोगों का भला करने वाली गवर्नेंस। मैक्सिमम गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने वाली। मैक्सिमम गवर्नेंस माने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने वाली। यहां पर उल्टा हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट के नाम से शासन का जो सिस्टम था रिक्रूटमेंट का, आईएएस अधिकारी प्रशासन का अधिकारी बनेगा, इन्होंने आईएएस अधिकारी की सिस्टम को भी कमजोर कर दिया और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3-3 साल के लिए मार्केट से, ये बनिया ग्रुप से है, तो अधिकांश व्यापारी वर्ग को गवर्नेंस में सेक्रेटरीशिप में फैला के रखा। मैक्सिमम गुजराती मारवाड़ी अधिकारी मोदी जी के सेक्रेटरीशिप में है, उन्हें और दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैक्सिमम गुजरात से ही आदमी उन्होंने हायर किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया। आदमी लोग नहीं मिले, लेकिन उनसे ही काम चलाया, क्योंकि स्मृति ईरानी 12th पास है कि फेलो, हम उसको एजुकेशन के बारे में नहीं जानते, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। आज के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एस्ट्रोलॉजी और दूसरी चीजों, विश्वासों, पाखंडों में विश्वास करते, उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। कोई पीएचडी नहीं उनके पास, कोई बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट नहीं है। हाँ, मनुवाद के एजुकेशन सिस्टम के मास्टर। इस देश में मनुवादी एजुकेशन सिस्टम कैसे लाया जाएगा? अंधविश्वास, पाखंडों को, इग्नोरेंस को बढ़ावा देकर, अंधविश्वासों को, पाखंडों को और इग्नोरेंस को बढ़ावा देकर, अगर बढ़ावा देंगे तो भयग्रस्त समाज बनेगा। भयग्रस्त समाज बनाने की योजना बहुत मजबूती से चल रही है। इसीलिए हमने स्लोगन भी बहुत सोच समझ के रखा है कि महान अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। साथियों, आपसे इस मूवमेंट में सहकारी की भूमिका निभाने की मैं अपेक्षा कर रहा हूं। आप हमारे ट्रेनर हो और ट्रेनर्स का विस्तार करने की अपेक्षा से कि हमें अगले साल तक 1000 ट्रेनर बनाना है और अशोक के ऊपर मास्टरमाइंड होकर हमारे लोगों ने ट्रेनर डेवलप होना है, यानी रिकंस्ट्रक्शन फिलॉसफी को, पूर्व भारत को, सम्राट अशोक के भारत, महान अशोक के भारत को पुनः एस्टेब्लिश करने के लिए इंटेलिजेंस क्लास को तैयार करना है, ताकि हम समाज के भय से मुक्त कर सके। भय से मुक्त करने के लिए आदमी को ओपन माइंडेडनेस बनाना और उसे सोच विचार करने वाला बनाना पहली प्राथमिकता है। आप उसे कर पाओगे? अशोक ने संकल्प होकर काम किया तो कर पाएगा। आज मैंने रूपरेखा रखी आप लोगों के सामने, अशोक को आप लोग 5-6 दिन डिस्कस करोगे। हर आदमी या जो लोग अशोक पर अभ्यास कर सकें, हम रोजाना 4 आदमी को बोलने को लगाएंगे और 15 मिनट वो पूरा अशोक बताने की कोशिश ना करें। दूसरे दिन दूसरा एस्पेक्ट बताए, पहले दिन तो एक अशोक का एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट 15 मिनट में जो जितना एक्सप्लेन कर सकता है करे। दूसरा, जो पहला कोई एस्पेक्ट बोल चुका है उसको रिपीट ना करे, आगे की कड़ी जोड़े, तीसरी कड़ी जोड़े, 5वीं कड़ी जोड़े, 8वीं कड़ी जोड़े, आगे की मतलब न्यू बातें बताए। इस प्रकार से अशोक को
डिस्कस करें। और मेरा है कि अशोक को शिलालेख के कालक्रम से डिस्कस किया तो बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो लघु शिलालेख 10वें वर्ष में जो 256वें पड़ाव में 10वें वर्ष में शिलालेख लिखे वो 30-35 हैं छोटे, और लघु शिलालेख है 4-4, 5-5 लाइन के लघु शिलालेख बोला जाता है उनको। उस पर चर्चा होगी। तो पहले दिन जो 4 वक्ते तैयार होंगे वो लघु शिलालेख का अभ्यास करके आए। दूसरे दिन जो चर्चा होगी वो 12वें-13वें वर्ष में जो शिलालेख लिखे गए हैं उन पर चर्चा। तीसरे दिन 14वें-15वें वर्ष में जो चर्चा वो शिलालेख लिखे गए हैं उन पर चर्चा हो। और इसके बाद 26 और 27वें वर्ष में चर्चा के लिए 2 भाग कर रहा हूं कि एक भाग में दिल्ली टोपरा का 7 लेखों वाला स्तंभ लेख, जैसे दिल्ली टोपरा का शिलालेख कहते हैं। और दूसरा गुजरात में जामनगर में गिरनार का शिलालेख, उसमें 14 शिलालेख, उन पर चर्चा। इस तरह से हम 5-6 दिन में इस चर्चा में हम निकाल सकेंगे और हर दिन हम कुछ नया सीख सकेंगे, जान सकेंगे। मैं चाहूंगा कि जो साथी इसमें बोलना चाहें, जिसमें हमारे ट्रेनर भी हैं, वो जिस चीज का अभ्यास करके वो लोग भी बोलें। उनके लिए भी वही नियम है जो और भी मतलब सारे साथियों के लिए इसमें इस बार सभी के लिए एक सा नियम रख रहा हूं मैं। क्योंकि आपके साथ अभी बहुत सारे लोग ट्रेंड हो गए, मैं उन सभी को अभी ट्रेंड मान के चल रहा हूं। तो आप लोग अपने वक्तव्य 15 मिनट रोजाना 4 वक्ता बोलेंगे और इसके बाद 1 घंटा हमारी चर्चा होगी उसके ऊपर। तो और चर्चा जो सीमाएं हमने बांधी कि लघु शिलालेख है तो लघु शिलालेख पर ही चर्चा हो। आप इधर की बात उधर की बात करते रहोगे तो समय चला जाएगा और आप उसकी एक अपॉर्चुनिटी खो दोगे, बहुत कुछ अच्छा सीखने की अपॉर्चुनिटी खो दोगे। इसलिए शिलालेखों पर उन्हें जो कालक्रम के अनुसार चर्चा करेंगे, उस आधार पर आप लोगों का वक्तव्य तैयार होगा और आप लोग अपना वक्तव्य प्रेजेंट करेंगे।